नमस्कार विद्वान साथियों। जैसा कि आपको पता है, लगभग पिछले 1.5 महीने से, पिछले महीने यानी अप्रैल 21 के आसपास से अस्वस्थ में चल रहा हूं और फाइट फॉर राइट के मंच के ऊपर इसलिए लगातार एब्सेंट रहना पड़ रहा है। जो वैश्विक महामारी चल रही है कोरोना की, उसकी तीव्र चपेट में पिछले दिनों से रहा। लगभग आज 1 महीना 10 दिन होने को है। शुरुआत में बुखार के बाद धीरे धीरे जो रोल कोरोना का होता है, अब की बार शायद इसकी भूमिका भी ज़बरदस्त रही और ग्रामीण अंचल को शुरुआत में इसने गिरफ्त में लिया। तो मेरे परिवार से मैं और मेरे पिताजी इसके शिकार हुए, दोनों ही साथ साथ लगभग सेम दिनों में ही। और चूँकि मैं स्वस्थ था तो थोड़ा रिकवर अपने आप को मान रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ, और ज़रूर सांस में तकलीफ़ है, बोलने में। और डॉक्टर्स की ये सलाह है कि रेस्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। पिताजी वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, तो थोड़ा उनको कई दिनों तक हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा और अभी भी काफ़ी कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, लेकिन घर पे स्वस्थ हैं। इसी बीच हमारे फाइट फॉर राइट से भी एक दुखद सूचना आई थी। लगभग जब मैं कोरोना की चपेट में था, उसी दौरान हमारे अजीज साथी प्रेम कैराना जी की मिसेज कोरोना का शिकार हुई और वो इस दुनिया में नहीं रही। हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनको, और उस परिवार को परमात्मा हिम्मत दे, हौसला दे और संभलने का मौका दे। इसके साथ ही अपने 2-3 मिशन चल रहे थे, बहुत सारे साथियों के पर्सनल मैसेज जो ही आपको पता चला मेरी अस्वस्थता का, तो बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप से, टेलीफोन से, हालांकि मैं फ़ोन बहुत कम अटेंड कर रहा हूँ क्योंकि बोलने में ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो फिर सांस फूलने लगता है और जो रेस्ट है उसमें दिक्कत आती है। लेकिन बहुत सारी आपने दुआएं दी, शुभकामनाएं दी स्वस्थ होने के लिए, उसी के कारण अब धीरे धीरे मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। उम्मीद है कि अगले 10-15 दिनों में शायद हम पहले की तरह रिकवर हो जाएंगे। तो साथियों, इसके अलावा आपके मैसेज आ रहे हैं कि आपके एसएलपी प्रकरण में, तो मैं हकीकत बताऊं आपको कि जो ही 21 तारीख से, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल में 2-3 दिन मेरे को रहना पड़ा, 4 दिन, मम्मी जी का ऑपरेशन था आंतों का, तो वहाँ इस चपेट में मैं आया कोरोना की। तो बुखार उतरने के बाद तीसरे ही दिन 25 तारीख को स्पेशली जब सीएमओ से हमारे ज्ञापन के ऊपर फ़ोन आया कि आपका जो भी पक्ष है वो रखना चाहिए जल्दी से आपको, तो पर्सनली तौर पे मैं और बड़े भाई साहब को साथ लेकर के उस दिन गए थे। राजरतन जी से हमने डॉक्यूमेंट भी तैयार करवाए थे, पूरी डिटेल, क्योंकि प्रोसेस चल रहा था, हम उनको भी तसल्ली से नहीं बता पाए थे। सारे डॉक्यूमेंट हमने सीएम हाउस में ओएसडी सर तुरंत ही 2 मिनट में डॉक्यूमेंट मांगे कि बाहर फला आदमी खड़ा है, उसको तुरंत दो। उन्होंने डॉक्यूमेंट रिसीव किए और तुरंत सचिवालय वो डॉक्यूमेंट आपके जो बहुत महत्वपूर्ण प्रूफ था वो भिजवा दिया गया, जिसके आधार पे ओपिनियन कार्मिक विभाग ने आगे भेजा है। और जो 2-3 क्वारीज शिक्षा विभाग की थी, उसके ऊपर उन्होंने गत माह लास्ट में उसको भेज दिया था कि ये आपका शिक्षा विभाग का मामला है। और कोर्ट जब 2 जगह इनको जिता चुका है, तो माननीय हाई कोर्ट हमारा जो नई भर्ती का सर्कुलर है उसको भी सेटिस्फाइड करता है। उसके बेस पे भी आप फर्दर एक्शन ले सकते हैं, और किसी भी स्टेज पे एसएलपी वापस लेने के लिए विभाग की तरफ से एसएलपी दायर है तो वो स्वतंत्र है। और इसके अलावा जो नया सर्कुलर हमें बहुत छानबीन के बाद मिला था, वो भी बहुत पॉजिटिव है, आपकी फाइल के ऊपर पहुंच गया है। तो अब मामला शिक्षा विभाग के पास है। बहुत जल्द जो ही मंत्री जी जो कि इस मामले को सॉर्ट आउट करवा रहे हैं, पहले दिन से बड़े स्पष्ट माइंड के साथ आपके साथ इस मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं, ताकि प्रदेश के बेरोजगारों को इसमें राहत मिले। तो उनकी मीटिंग होगी लंबित मामलों को लेकर के, क्योंकि कोरोना भी चल रहा है, इसलिए सभी विभाग भी बमुश्किल अभी
एक दो दिन से थोड़े कर्मचारियों के साथ खुलने शुरू हुए हैं और स्थिति अभी भी क्रिटिकल सी है। ज़रूर सुधार हुआ है, लेकिन जो काम रूटीन में होता है वो नहीं होने लगा है। तो मंत्री जी भी ज़्यादातर सीकर रह रहे हैं, जो जयपुर बीच बीच में जाते हैं, और ये फाइल तैयार होगी लंबित भर्तियों के जितने प्रकरण उन्होंने सौंपे थे। तो हमें पूरी उम्मीद है, उम्मीद नहीं विश्वास है कि आपका ये SLP वापसी का काम माननीय मंत्री महोदय की मार्फत ये सॉर्ट आउट होगा और CM साहब के पास ये फाइल को अप्रूवल करवा करके आपके इस काम को SLP वापसी का एक प्रकार सॉर्ट आउट होगा और आपको इसमें न्याय मिलेगा। बहुत दिनों तक पीड़ित रहे, लेकिन अब समय बदला है, क्योंकि कोर्ट कोरोना की वजह से अच्छी तरीके से चल नहीं रहे हैं। बहुत ताज़ा तरीन मामले या फिर इम्पोर्टेंट मैटर वहाँ पे सुने जा रहे हैं, इस कारण से वहाँ हमें डिले हो रहा था। लेकिन यहाँ से सरकार आपका काम करे तो बहुत अच्छी काम और करेगी इस काम को। विश्वास रखें, इतने दिन आप पॉजिटिव रहे हो, कोरोना से नहीं, इस संघर्ष में पॉजिटिव रहे हो, थोड़े दिन और पॉजिटिव रहो, सफलता आपको मिल जाएगी इसमें। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन थे कि फलाएँ आदमी ये कह रहा है, भाई ये कहेंगे संघ महासंघ वाले, ये अपनी दुकानें जचाए बैठे हैं जयपुर में, तो इनका क्या काम है? आप देखते नहीं हो कि ये ज्ञापन दे आते हैं 56 भर्तियों का नाम लिख करके। किसी का तो काम होना ही होता है, और जो काम हो जाता है वो दाएं बाएं बाबू लोगों से पूछ करके घंटे 2 घंटे 1 दिन पहले बोल देते हैं कि कल ये काम होगा। अब होना ही होता है काम प्रोसेस का। लेकिन आपका जो काम है, ऐसा काम नहीं है कि किसी ने ज्ञापन पे 1 लाइन लिख दी, रीट भर्ती 16 की काम हो गया। इसके लिए पूरी फाइल बनानी पड़ती है। कोर्ट केस में आपकी जो जीत है वो हवाले, इसके अलावा जो स्टैंड रहा है आपकी विपक्ष का, वो स्टैंड समझाना पड़ता है। जो सर्कुलर हैं, किस प्रकार आप उससे प्रभावित नहीं होने चाहिए थे, सारे सबूत देने पड़ते हैं, तब जाके फाइल बनती है। उस फाइल के ऊपर फिर काम होता है। जो ज्ञापन के ऊपर जा करके उस फाइल में ही ऐड हो जाते हैं। किसी के ज्ञापन देने से, संघ महासंघ के ज्ञापन देने से हमें लायक काम नहीं है ये। वो तो रोज़ ज्ञापन देते हैं, आज तक हुआ नहीं। अप्रैल में रीट भर्ती करवा रहे हैं, ये भी परीक्षा करवा रहे थे, मई में करवा रहे थे। बड़े बड़े धरने प्रदर्शन बोले, क्या हुआ? परिस्थितियाँ मजबूर करती हैं। ये विभागीय काम है, विभाग के तरीके से होते हैं। तो इन लोगों का काम है आपको गुमराह करना। आप जो एक यूनिटी बनाई हुई, उस यूनिटी को तोड़ना और उसकी बजाय अपनी तरफ ले जाना और फिर आपका शोषण करना। देखते नहीं हो किस प्रकार 2013 तक के प्रकरण अपने पास आए और उसको कोर्ट की मार्फत आसानी से सुलझा करके, जबकि इन संघ महासंघ वालों के पास वो मुद्दे पहले से थे। 110 दिन तक इन्होंने लोगों को धरने पे बैठाए रखा था और फिर छोड़ के चले गए थे, और बड़े बड़े वकीलों को सौंप करके फिर बोले कि डेट नहीं मिलती इनमें। ये वो लोग हैं। हम हमारी लड़ाई खुद लड़ते आए हैं, अपने संघ की शुरुआत से इस लड़ाई को लड़ती रही है, और एक एक स्टेज, एक एक स्टेप का हमें पता है, कितनी तारीख को क्या किया, कितनी तारीख को क्या होगा। तो भ्रमित होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी भी साथी को। जीत निश्चित है, लेकिन समय मजबूर कर रहा है, समय आपको सहन करना पड़ेगा। दूसरा प्रकरण महिलाओं का था। उस प्रकरण में हम लगातार लगे रहे पिछले 2 साल से। प्रकरण बहुत आगे बढ़ा, विभिन्न विधायकों ने विधानसभा मुद्दे को उठाया और अपनी बढ़िया फाइल बनी। जो जो पॉइंट हम एप्लीकेशन में लिख के आए कि कहाँ व्यवहारिक दिक्कत आ रही है विवाहित महिला को, विवाहित महिलाओं के ऊपर माइग्रेटेड व्यक्ति का सर्कुलर लागू नहीं होना चाहिए, वो सारी बातें कार्मिक सचिव महोदय ने लिखी। AG साहब के पास, MS सिंह जी के पास वो प्रपोजल भेजा कि इस प्रकार से व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं, सरकार नया कानून बनाना चाह रही है, इसके ऊपर अपने ओपिनियन दें। हालांकि ओपिनियन आ गई है, ज़्यादा न तो उसको नेगेटिव बोल सकते न पॉजिटिव बोल सकते, लेकिन जो स्थिति सुधरेगी उस मैटर पे भी हम जाकर के काम करेंगे और CM साहब से मिलने का भी पूरे समिति के साथ इसमें हम प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन अभी थोड़ी स्थितियाँ विपरीत हैं, उस मामले में वेट करें, सफलता उसमें मिलेगी। संघर्ष लंबा हो सकता है, लेकिन जीत होगी उसमें, क्योंकि आप वास्तविक तौर पे पीड़ित हो, अपने हक के हकदार हो, आपको वो हक मिल नहीं रहा, इसलिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है और आपको उसमें विजय मिलेगी यदि साथ देते गए। और स्टेप बाय स्टेप हम देखो कहाँ से कहाँ लाए हैं। इस मैटर की चर्चा ही नहीं थी, कोई संघ महासंघ वाले उठाने को तैयार नहीं इस मामले को, क्योंकि ये लड़कियों की जन्म इनका बाहरी राज्य में हुआ है, बहुएं राजस्थान की हैं,
लेकिन यहाँ इतनी क्षेत्रीय मानसिकता है कि कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन हमने पूरी मीडिया की मार्फत लगातार उच्च अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों से मिलते मिलते आज ऐसी स्टेज पे ले आए हैं कि 10 विधायक आपका मुद्दा हर बार उठाने को तैयार हैं विधानसभा में। और जो कार्मिक विभाग ये कह रहा था कि इसमें कुछ नहीं होगा, उन्होंने लीगल विभाग की भी राय ली है, एजी साहब की भी राय ले रहे हैं, फाइल भी मोटी बनी हुई है। यहाँ नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में भेज करके सुलटाया जाएगा, मामले का निस्तारण होगा। और इस स्टेज तक हम इस मामले को लाए हैं अपने संघर्ष के दम पे। और ये एक तरीके से कुछ लोग बोलते भी हैं कि सिंगल मैन आर्मी की तरह अपने को उसको लड़ना पड़ा है। लड़े हैं, आगे लड़ेंगे। संघर्ष लंबा खींच सकता है, लेकिन उस संघर्ष को भी, स्ट्रगल फॉर सोसाइटी को हम निभाएंगे और निभा रहे हैं। अस्वस्थता के चलते थोड़ा अभी भी हम बीच बीच में मीडिया को बता रहे हैं, सारी बातें मीडिया उठा रहा है। और जो ही मौका मिलेगा हम दिल्ली जाकर फिर दोबारा माननीय अजय माकन जी को इस मामले में अवगत कराएंगे। उन्होंने मैं आश्वस्त कर रखा है। और इसके अलावा 2018 वालों के मैसेज आ रहे थे, आपका मैटर कोर्ट के अधीन है और रिजर्वेशन में यदि गलतियां उसमें पाई जाती हैं तो रिसफल की तरफ बात बढ़ेगी, और यदि वो नहीं पाई जाती तो आपकी वेटिंग ऑलरेडी आई हुई है। तो सिंगल बेंच ने खुद के फैसले को रिव्यू किया है, उसके ऊपर डीबी में विचार चल रहा है। कोई आदमी आपको भ्रमित करके ये बोल दे कि अगली पेशी पे करवा दूँगा, कल करवा दूँ, ऐसी बातें नहीं हैं। मामला कोर्ट के विचाराधीन है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा आपकी नियुक्ति रुकी रहेगी। इसके अलावा 1300 के करीब पोस्टें हैं शायद जो फर्स्ट ग्रेड में लग गए, सेकंड ग्रेड से रिजाइन कर गए। और उसमें ज्वाइनिंग के बाद रिजाइन करने से पोस्टें खाली हो गई। उसमें बहुत सारे लोगों ने मेरे को भी अप्रोच किया और पूछ रहे थे कि इसमें क्या होगा। भैया 19 जुलाई 2001 का सर्कुलर है कार्मिक विभाग का, भर्तियों के रिगार्डिंग आरपीएससी को स्पष्ट बोल रखा है। राजस्थान में ये नियम है कि एक बार यदि व्यक्ति या कोई अभ्यर्थी ज्वाइन कर गया और ज्वाइन करने के बाद चाहे वो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में रिजाइन कर दे, वो पोस्टें अगली भर्ती में काउंट होंगी। ये नियम बना हुआ है। जब तक कार्मिक विभाग के इस नियम को सरकार चेंज नहीं करेगी तब तक उसके ऊपर वेटिंग सूची नहीं आएगी। हाँ, जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें है ये कि यदि 1 साल के अंदर अंदर कोई कर्मचारी छोड़ देता है उस पोस्ट को तो वेटिंग सूची से भर लिया जाए। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, ये जो एडवांस स्टेट हैं हमसे, उन स्टेटों में बहुत स्पष्ट नियम हैं। छोटी छोटी बाधाएं उन्होंने पहले ही सुलझा रखी हैं, वहाँ पे नियम हैं। यहाँ सरकार नियम बनाए या नियम संशोधित करे तो बिल्कुल आप कामयाब हो जाओगे, अन्यथा इसमें तब तक संभावना नहीं है। ये ज़्यादातर क्वेरीज थी। इसके अलावा कोई बात यदि मैं, हाँ, वेरिफिकेशन के ऊपर जो हमारे फाइट फॉर राइट में कंपलसरी 3 वर्षीय डिग्री के बेस पे जिन अभ्यर्थियों ने ज्वाइन किया, उनका मैसेज था कि हमें स्थायीकरण नहीं कर रहे हैं। भैया स्थायीकरण हो गया हमारा, तो कहीं पे चेकिंग वेकिंग करेंगे तो कर लेंगे। ए ग्रेड यूनिवर्सिटियाँ कुरुक्षेत्र, रोहतक, अम्बेडकर, पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्या दिक्कत है, करवाओ उनको। प्रोसेस ये होता था कि पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भर्ती वाइज बाहरी डिग्रियों पे डॉक्यूमेंट तय किए, इकट्ठे किए जाते थे और एक क्लर्क या बाबू लोग वहाँ जा कर के उनको वेरिफिकेशन करवाता था। वरना ऑनलाइन भी वेरिफिकेशन का आजकल चला हुआ है, ईमेल से। और अन्यथा डिस्ट्रिक्ट वाइज अपनी टीम तैयार करो, डीओ साहब से मिलो, सभी के डॉक्यूमेंट लो, लेटर लिखवाओ कि इन अभ्यर्थियों को हमें वेरिफिकेशन चाहिए, और कोई एक आदमी अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाके उनको वेरिफिकेशन ला करके जमा करा दो, स्थायीकरण हो जाएगा, वेतन नियमितीकरण हो जाएगा। ठीक है, इतनी ही सूचनाएं। बाकी जो ही मैं बोल रहा हूँ, सांस भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, उखड़ता है बीच बीच में। तो सभी साथियों को यही कह रहा हूँ कि मैं 1.5 महीने से एब्सेंट ज़रूर हूँ, या तो हॉस्पिटल के रास्ते हूँ या फिर घर पे रेस्ट कर रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ धीरे धीरे। लेकिन आपके मैटर को भूले नहीं हैं। कोई आदमी संघ महासंघ के नाम से अपने जो फिरका प्रस्त हैं, मौका प्रस्त हैं, जब आप जीतते दिखाई दे रहे हो तो अपने लेटर हेड पे आपकी भर्ती का नाम लिखने लग गए। वरना ये वही लोग हैं जो कहते थे कि दुष्यंत दवे को वकील करना पड़ेगा। ये वही लोग हैं जो सिंगल बैच जीते तो एक शब्द नहीं बोला, डबल बैच जीत के आए तो भी कोई समर्थन आपका नहीं किया। अब इनको लगा कि यहाँ पे सारा प्रकरण धीरे धीरे सरकार के भी समझ में आ रहा है और इसमें एसएलपी वापसी की तरफ
उच्च स्तर पर शीर्ष नेतृत्व जो है सत्तारूढ़ लोगों का, वो हमारी मदद कर रहा है, हमारी पीड़ा को समझ रहा है, तब ये लोग आपकी क्रियाकलापों को देख करके और आपके एक लाइन लिखनी शुरू की, वो भी खुद के लेटर हेड पे। और ज़्यादा इन्होंने आपके लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया है, कहीं भी कोई फाइल बना के पेश नहीं की है। ये तो बस अपने ठप्पा लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगाओ, हमें क्या फ़र्क पड़ता है उससे। हमारा संघर्ष हमारे पास है और उनके जो मौका प्रस्ती है वो उनके पास है, वो उनको मुबारक हो। धन्यवाद साथियों। फाइट फॉर राइट के सभी साथियों को, स्ट्रगल फॉर सोसाइटी के सभी साथियों को मेरी शुभकामनाएं कि इस कोरोना के इस दौर में अपने आप को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ। अब की बार जो है, जो रूप बदला है इस वायरस ने, वास्तव में काफ़ी हार्ड है। एक स्वस्थ आदमी को भी दिक्कत करता है और थोड़ा बहुत अस्वस्थ या उम्रदराज व्यक्ति हैं उसके लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत सावधानी की ज़रूरत है, अन्यथा बहुत सारी कैजुअलिटीज समाज में हुई हैं। तो सभी अपने आप को स्वस्थ रखें। ये जो काम है ये होते रहेंगे। बीच में 1 महीने ऐसा दौर था, सारी दुनिया प्रभावित थी, तो हमारी मांगों को उसमें रखना भी उचित प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिलता उस पर। तो अब आप सक्रिय हुए हो और ज़्यादा सक्रिय हो जाओ। जो आप प्रयास कर रहे हो अलग अलग माध्यम से, अपने स्तर पर भी करते रहो और सामूहिक स्तर पर भी प्रयास हो रहे हैं। अपने जनप्रतिनिधियों से मौका मिले, उनको टच करो, पूछो उनसे, फ़ोन से पूछो, घर पे नहीं जा सको तो, कि इस मैटर पे अपनी प्रतिक्रिया दें और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएं। धन्यवाद साथियों।